हमने प्रैक्टिकल किया था वर्डपैड नोटपैड पर सॉन्ग, और कल जो है किसी नेटवर्क इशू के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। और हमने इसमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मैं इसको वापस रिवाइज करूंगा, और बाद में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर जो है एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जो कि आपके कंप्यूटर शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है गणना या कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर के कुछ भाग होते हैं, जैसे कि स्कैनर हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस, कीबोर्ड, ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। इन सब से मिलकर एक कंप्यूटर बना है। और कंप्यूटर में टोटल 8 अक्षर होते हैं। और ये जो डेफिनेशन है, ये टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है कंप्यूटर की। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used for technical education and research। ये जो है टेक्निकल डेफिनेशन इसकी नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर जो है 4 भागों पर कार्य करता है। और फर्स्ट है इनपुट। यूजर से इनपुट लेगा, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग के बाद उसको आउटपुट में शो करेगा और फाइल को स्टोर करेगा। इसके बाद है कंप्यूटर की विशेषता है, जो हम पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर की गति वो जो है बहुत तेज होती है, इसको हर्ट्ज में नापा जाता है। इसके बाद है कंप्यूटर की एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो कार्य करता है वो शुद्धता के साथ करता है, इसमें एरर होने की संभावना कम रहती है। इसके बाद है स्टोरेज कैपेसिटी। और कंप्यूटर में फाइल्स को स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आता है। इसके बाद है वर्सेटाइल। इसका मतलब होता है बहुउद्देशीय। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का उपयोग बहुत सारी जगहों पर होता है, जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, बिजनेस हो गया, या फिर एजुकेशन हो गया। इसके बाद है सेक्रेसी। कंप्यूटर को आप पासवर्ड और आईडी के माध्यम से आपके जो कंप्यूटर का डेटा है उनको सिक्योर कर सकते हैं आप। इसके बाद है सक्षमता। कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए इस पर जो बाहरी वातावरण होते हैं उनका इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है स्वचालित। जो कंप्यूटर जो है, एक बार उसने जो भी टास्क आपको दी है, आपने जो भी टास्क कंप्यूटर को दी है, वो बिना रुके अविरल करता रहता है, खुद से रिजल्ट निकल। जैसे मैंने कैलकुलेट में निकालता हूँ, और मैं इसमें कैलकुलेट निकालता हूँ और उसमें टाइप करता हूँ 2+3, 2+3, 2+3। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो रिजल्ट जो है मेरे सामने ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा। या जो भी रिजल्ट होगा वो 2+3 करने पे जो भी रिजल्ट होगा वो मेरे सामने शो हो जाएगा एंटर करते ही। ये कैलकुलेशन कंप्यूटर ने खुद करी है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। मैंने सिर्फ संख्या टाइप की है और कंप्यूटर को एक कमांड दी है कि वो एडिशन करे। वैसे ही मैं अगर 12 into 5 करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो कंप्यूटर कैलकुलेशन को ऑटोमेटिक कर लेगा। इसके बाद है कंप्यूटर की कमियां। कंप्यूटर में खुद का कोई दिमाग नहीं होता, किसी प्रकार की आईक्यू नहीं होती, उसमें किसी प्रकार की फीलिंग्स भी नहीं होती। इसके अलावा आपका कंप्यूटर जो है किसी उपयोगकर्ता पर निर्भर रहता है। इसके बाद कंप्यूटर से संबंधित कुछ पद, कुछ शब्द, जैसे ये क्या थी। सर आपकी आवाज और साफ मेरा नहीं आ थोड़ा रही। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, नेटवर्क इशू की वजह से। बस यार, मैं एक सेकेंड।
और नेटवर्क इश्यू के कारण मेरा जो है सिस्टम ऑफलाइन हो गया था। एक सिस्टम अभी भी ऑफलाइन चल रहा है क्योंकि कुछ नेटवर्क इश्यू है, इसलिए मैं क्लास को कंटिन्यू रखते हैं अपन 5 मिनट बाद वापस स्टार्ट कर। रेखा तब तक आप इंट्रोडक्शन दे दें अपना। और रेखा, और रेखा मेरी आवाज आ रही है आपको? रेखा गहलोत, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें बिल्कुल। आप म्यूट पे हैं रेखा, आप म्यूट पे अनम्यूट करें, अब बोले। और रेखा आप बोले। मेरा नाम रेखा गहलोत है। हम्म। मैं बीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। बीए फाइनल चल रही है आपकी? मैं पेरू की रहने वाली हूँ। माय फादर्स कैसे नेम पहुंचते मिस्टर हैं आप? परमगुण। हम्म। और आप काम कहाँ डेंटल क्लिनिक में काम करते हैं, कहाँ, जोधपुर में ही? नहीं सर, मेरा तो अभी कॉलेज है। फिर अच्छा कॉलेज है रेखा, हाँ आप कॉलेज से आए हैं। 5 मिनट में वापस स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरे जो है एक सिस्टम पे नेटवर्क चला गया है, तो मैं फाइल शो नहीं करवा पा रहा हूँ। या तो नेटवर्क आ जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं मेरे इसमें कंप्यूटर से फोन से ही ऑन करता हूँ, क्लास कंटिन्यू करता हूँ। रेखा आप कैमरा बंद कर सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर। और आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। कंप्यूटर जो है कुछ उससे संबंधित कुछ शब्द होते हैं जैसे हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे आंतरिक भाग जिनसे मिलकर कंप्यूटर बना होता है, सॉरी कंप्यूटर के वे बाह्य भाग जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, हार्डवेयर। यार आज क्या जा रहा है? कंप्यूटर के वे बाह्य भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके हार्डवेयर है मदरबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड आदि। इसके बाद है सॉफ्टवेयर। किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को कुछ अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन देने के बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद कंप्यूटर और रिजल्ट शो करता है। तो आपका जो कुछ आप इंस्ट्रक्शन देते हो उनको कहते हैं डेटा। आप जो डेटा देते हो, बहुत सारे डेटा जो है मिलकर एक प्रोग्राम कहलाते हैं, और बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं उनके एक ग्रुप को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और किसी पर्टिकुलर निर्देश को या किसी पर्टिकुलर कार्य को संपन्न करने के लिए कंप्यूटर को जो निर्देश दिया जाता है उसके समूह को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। इसके बाद है डेटा। डेटा जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूमेरिकल, जो संख्या पे एक होता है अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें आपके कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक में आपके अल्फाबेट के अलावा आपके जो स्पेशल सिंबल दिए हैं वो, और आपके जो नंबर है वो शो होते हैं इसमें डेटा में। इसके बाद है प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में जो भी कार्य होता है, जो डेटा आता है आपके पास अव्यवस्थित डेटा है, उसको किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में जमाने का काम करता है आपका ये प्रोसेसिंग। इसके बाद है इंफॉर्मेशन। जो आपको डेटा मिला है, जो आपके पास डेटा है उस डेटा को किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस या व्यवस्थित ऑर्डर में रखने की प्रक्रिया है आपकी सूचना। इसके बाद है कंप्यूटर का इतिहास। जो अभी कंप्यूटर जो आए हैं उनको टाइम हो गया लगभग लगभग 50 साल। आपका पहला कंप्यूटर था, एक चाइनीज वैज्ञानिक थे ली काई चैन, उन्होंने बनाया था अबेकस। इसका उपयोग था सिर्फ गणना करने में। जोड़ने या घटाने का काम करता था। और उसके अलावा इस कंप्यूटर से हम
जो आपका स्क्वायर रूट है वो भी निकाल सकते थे। और इसका आविष्कार हुआ था 16वीं शताब्दी के स्टार्ट में। इसके बाद स्कॉटलैंड के एक और साइंटिस्ट थे जॉन नेपियर। उन्होंने एक आविष्कार किया था, एक डिवाइस का आविष्कार किया था जो कि नेपियर बोन्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसका काम था कैलकुलेशन करना, सिर्फ ये जो है गुणा करने के लिए इसकी विशेषता थी। गुणा करना बहुत फास्ट गुणा करता था ये। और इसमें 0 से 9 तक अंक लिखे होते थे। और इसमें जो गणना करने के लिए जो टेक्निक उस समय यूज की गई थी उसको राबडो लोगिया कहा जाता था। राबडो लोगिया। इसके बाद 6020 में विलियम नाम का साइंटिस्ट था जर्मनी से। उसने बनाया था स्लाइड रूल। जो आपका लघुगणक होता है ना, लॉग फाइलों पर कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया गया। उसके बाद 1642 में फ्रांस का एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था पास्कल। उन्होंने पास्कल लाइन का आविष्कार किया था। इसका उपयोग जनरली जो है जोड़ने और घटाने के लिए किया जाता था। और इसको प्रथम मैकेनिकल एडिटिंग मशीन भी कहा जाता है। और ये घड़ी और आपका जो ओडोमीटर होता है, फिजिक्स में एक डिवाइस होती है ओडोमीटर, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद आया ना लेबनिज का यांत्रिक कंप्यूटर। जो जर्मन वैज्ञानिक थे एक वॉन लेबनिज, उन्होंने 1671 में इस मशीन का उपयोग किया था। इसको जो है रेकनिंग मशीन भी कहा जाता था। इस मशीन का भी काम था जोड़ बाकी गुणा भाग। इसके बाद जोसेफ और मैरी जैकार्ड ने जैकार्ड लूम का उपयोग किया था। इसका जनरली यूज था जो अपने कपड़े बनते हैं ना, उनपे जो कढ़ाई बुनाई होती है उसमें काम आने लगी थी ये। उसके बाद आया 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक डिवाइस का आविष्कार किया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। इसके माध्यम से मैथमेटिकल कैलकुलेशन और जो आपके दशमलव होते हैं उनकी गणना 20 अंक तक की गई थी। इसके बाद जो चार्ल्स बेबेज ने एक और डिवाइस बनाई थी एनालिटिकल इंजन। इस इंजन को बनाने की वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जो फादर ऑफ कंप्यूटर है या कंप्यूटर का जनक कहा जाने लगा। इसका प्रयोग जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी उनको करने में होता था। इसमें आपके इनपुट इकाई थी, स्टोरेज था, इसके अलावा आउटपुट इकाई। इस कंप्यूटर को जो आपका हम जो अभी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसमें भी इसका यूज हुआ है। और जो फर्स्ट कंप्यूटर जो बनने लगे थे ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था एनालिटिकल इंजन। इस कारण इसको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद मार्क वन। मार्क वन जो है हॉवर्ड आइकर ने बनाया था 1930 में। ये जो है वो पहला ऐसा कंप्यूटर था जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल पर कार्य करता था। इसका प्रयोग भी गणना करने के लिए। इसके बाद आया ENIAC। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्म जो होती है, इंटरनेट जो इंजीनियरिंग कंपनियां जो रिसर्च करती है उनके लिए हुआ था। और इसके बाद आया था ENIAC के बाद था आपका एडसेट, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज मशीन। ये जो है इसमें फर्स्ट कंप्यूटर है जिसमें प्रोग्रामिंग की गई थी। इसके बाद आया एडवेट। ये जो है गणना करने का काम करता था और इसका वजन जो है 30 टन और इसका साइज जो है 150 फीट थी, 30 बाई 150 फीट। इसके बाद यूनिवेक। यूनिवेक भी एक जॉन और मॉकली ने बनाया था। जॉन मॉकली और आपका एडकर्ड नाम के वैज्ञानिक थे। इसका काम था
जो आपके कॉमर्शियल यूज जो होता है, कंप्यूटर का कॉमर्शियल यूज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद है कंप्यूटर की जनरेशंस। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां थी, जिनका टाइम पीरियड जो है हर एक किताब में अलग है। जो एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी की बुक है, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो है टाइमलाइन सही है। एनसीईआरटी की बुक में आपके कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है 1945 टू 56। सेकंड का है 56 टू 1964। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड है 64 टू 74। और फोर्थ जनरेशन का है, ठीक है, इसमें फोर्थ जनरेशन दिखाई, इसमें जो टाइमलाइन है वो गलत है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। फोर्थ जनरेशन का है 74 से 89, वर्तमान की जगह है 89। और पांचवी का है 89 से वर्तमान। इसमें कुछ डिवाइसेज यूज हुई थी जनरेशन में। मैं एक दूसरी फाइल समझाता हूँ जनरेशन को सही से समझाने के लिए। मैं एक दूसरी फाइल ओपन करता हूँ जिससे आपको जनरेशन का कंसेप्ट सही से समझ में आ जाए। इंट्रोडक्शन नाम से फाइल है। और स्क्रीन विजुअल है ना गाइस? कंप्यूटर की जनरेशन, पहली जनरेशन जो है कंप्यूटर की वो आई थी 1942 में। जो एनसीईआरटी की जो बुक्स में है वहां लिखा है 1942। उसका टाइमलाइन था 1942 से 1955 तक। सेकेंड जनरेशन जो है 1955 से 64 तक थी। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था 64 से 75। फोर्थ का है 75 से 89। और पांचवी जनरेशन जो है जो 1989 से अब तक चल रही है। इसके बाद पहली जनरेशन में आपकी जो हार्डवेयर है उसके रूप में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब निर्वात नलियों का उपयोग हुआ था इस कंप्यूटर में। इसके बाद इन कंप्यूटर की साइज जो है बहुत बड़ी थी, और साइज बड़ी होने के कारण इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना बहुत मुश्किल था। गाइस एक सवाल है मेरा। एक ट्रक है और एक है कार, उनमें से दोनों में से किसका इंजन जल्दी गर्म होगा गाइस? या ज्यादा गर्म कौन सी गाड़ी होगी, कार या ट्रक? सर क्या जल्दी गर्म होगा? ट्रक। ट्रक ज्यादा जल्दी जल्दी गर्म होगा। कोई रीजन होगा इसके पीछे? सर उसका इंजन बड़ा होता है, लोड ज्यादा लगती है। उसके इंजन की साइज बड़ी है, लोड ज्यादा लगा। वैसे ही जो आपका ये पीसी था फर्स्ट जनरेशन, इसकी साइज बहुत बड़ी थी। साइज बड़ी होने के कारण ये भी ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते थे। तो गर्म हो जाते थे, इनको चलाने के लिए एसी की रिक्वायरमेंट थी, एसी और जरूरी था। उसके बाद जल्दी गर्म होते थे, और तो इसके कारण जो आपके ऊर्जा जो है, इनको पावर सप्लाई जो है वो ज्यादा कंज्यूम करते थे, और लाइट का बिल बहुत ज्यादा बढ़ाते थे ये कंप्यूटर। इसके बाद इनमें इनपुट के रूप में पंच कार्ड का उपयोग हुआ था, और इनके कुछ उदाहरण हैं एनीवेक, यूनिवेक, एडवेक और IBM 7 के कंप्यूटर। उसके बाद सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन की तुलना में थोड़े साइज में छोटे थे। इनकी साइज जो है प्रथम जनरेशन की तुलना में छोटी थी। इनमें जो है हार्डवेयर के रूप में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर। इन कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। इसके बाद प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के लिए अलग अलग डिवाइसेस यूज हुई थी। मैग्नेटिक कोर जो एक मैग्नेट से बना होता है, फिजिक्स का डिवाइस है, जिस फिजिक्स का हार्डवेयर है, इसका उपयोग मेमोरी डिवाइस के रूप में हो रहा है। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में इनका उपयोग करना थोड़ा रिलायबल था, आसान था। और फर्स्ट की तुलना में इनकी साइज ज्यादा थी, छोटी थी। साइज छोटी होने के कारण प्रथम जनरेशन की तुलना में ये आपकी जो
गर्म होने की क्षमता, जो गर्म होते थे ये, इनमें हीट जो है वो कम होती थी, हीट जनरेशन इसमें कम था पर फर्स्ट की तुलना में। इसके बाद ये जो आपकी बिजली की खपत जो थी इन कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में कम थी। इसके बाद गर्म कम होते थे, इसके कारण ये लाइट का उपयोग भी, जो लाइट की खपत है, बिजली की खपत है, वो इनमें कम थी। और इनकी स्पीड जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में बहुत फास्ट है ये। और इनको भी गर्म होते थे तो इनके लिए भी एसी की रिक्वायरमेंट थी। इनकी कीमत जो है महंगे थे ये थोड़े, उस जमाने में ये बहुत महंगे थे। इनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में फोर्ट्रेन और कोबोल नाम की लैंग्वेज का यूज हुआ। और फर्स्ट जनरेशन में आपकी लैंग्वेज थी मशीनरी और असेंबली लैंग्वेज। इसके अलावा इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग भी होने लगा था। इनके कुछ उदाहरण है IBM 70, IBM 1400, IBM 1600 आदि। इसके बाद थर्ड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइमलाइन जो है 1964 से 75 था। और इसमें हार्डवेयर के रूप में यूज होता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें आईसी 3 टाइप की होती है। पहला है एसएसआई जो इसमें यूज हुआ था, इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेकेंड जनरेशन था, उसके साथ साथ टाइम शेयरिंग और रियल टाइम और जनरलाइज रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने लगा था। सेकेंड जनरेशन में जो आपकी लैंग्वेज थी वो कोबोल और फोर्ट्रॉन थी। और जबकि थर्ड जनरेशन में फोर्ट्रेन सेकेंड थी, उससे फोर्ट्रेन सेकेंड से फोर्ट्रेन फोर्थ तक थी। उसके अलावा आपकी पास्कल एक लैंग्वेज है, बेसिक है, एल्गोल है, आदि भाषाओं का इसमें उपयोग किया जाने लगा। और ये साइज में प्रथम 2 जनरेशन की तुलना में छोटे होने के कारण इनका उपयोग करना आसान हुआ। ये जो आपकी बिजली की खपत कम करते थे, इनमें गर्म कम होते हैं ये, और साइज में छोटे होने के कारण इनका रख रखाव पहली 2 जनरेशन की तुलना में रख रखाव आसान था। और इनके लिए भी आपके एसी की जरूरत पड़ती थी क्योंकि गर्म ये भी होते हैं। उसके बाद इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का सपोर्ट होने लगा, जैसे कि आपके फोर्ट्रेन 1 सेकेंड टू फोर्थ, कोबोल, पास्कल, एल्गोल आदि लैंग्वेज इसमें यूज हुई थी। इसके बाद है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपके हार्डवेयर के रूप में आईसी टेक्नोलॉजी में, जिसमें वीएलएसआई एक पार्ट है आईसी का, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका यूज हुआ था हार्डवेयर के रूप में। इनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो पुराने सेकंड थर्ड जनरेशन में, जैसे कि टाइम शेयरिंग और रियल टाइम, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ जनरेशन में भी इनके अलावा आपके नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था। इसके अलावा इनमें लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस में सी और C++ का उपयोग किया जाने लगा। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखना और इन पर काम करना आसान था। इनकी कीमत जो है फर्स्ट 3 जनरेशन की तुलना में बहुत कम थी। तो जो आपके ऑफिस में, घरों में जो कंप्यूटर यूज होते हैं, पीसी, इस जनरेशन में पीसी का आविष्कार होने लगा था। या पीसी जो है इस जनरेशन के कंप्यूटर थे, फोर्थ जनरेशन के। इनकी साइज फर्स्ट 3 जनरेशन की तुलना में बहुत कम थी। इनके लिए एसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि इनके लिए एसी लगाए। आपका जो इंटरनेट जो है उसका कंसेप्ट, उसका सिद्धांत आपकी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आया। इंटरनेट जो है फोर्थ जनरेशन के बाद से यूज होने लगा, या फोर्थ जनरेशन से यूज होने लगा है। इसके अलावा आपका जो नेटवर्क है उसके क्षेत्र में भी बहुत सारा विकास हुआ है। ये कंप्यूटर जो है मार्केट में इजीली भी आसानी से उपलब्ध है। इनके कुछ उदाहरण हैं
स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1। इसके बाद है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड जो है आपका 1989 से, जो 89 के बाद के जो भी कंप्यूटर है वो इस जनरेशन में आते हैं। इस जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में आपके यूज हुआ था VULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की एक लैंग्वेज होती है उसका यूज होने लगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इसमें यूज हुआ था। इसके अलावा इसमें सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। ये जो है इनको काम में लेना बहुत आसान था, यूजर फ्रेंडली है, और उसके बाद इनकी रेट जो है बहुत कम है। और इनके कुछ उदाहरण है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक और अल्ट्राबुक। और मैं एक बार जनरेशन को 2 मिनट में वापस एक्सप्लेन करता हूँ, कौन सी जनरेशन में क्या था और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ और क्या हार्डवेयर था। फर्स्ट जनरेशन जो है 1942 से 1955 तक थी। सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड था 55 से 64। थर्ड जनरेशन जो है 64 से 75। और फोर्थ जनरेशन का आपका टाइम पीरियड था 75 से 89। और फिफ्थ जनरेशन का टाइम है 89 से अब तक। फर्स्ट जनरेशन में आपके हार्डवेयर के रूप में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में था ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन में आपके यूज होने लगी आईसी, जिसमें आईसी थी SSI। और फोर्थ जनरेशन में आपके आईसी टेक्नोलॉजी थी VLSI। और फिफ्थ जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में इसमें यूज होने लगी थी ULSI टेक्निक। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी मशीनरी और असेंबली भाषा। सेकेंड जनरेशन में थी कोबोल और फोर्ट्रेन। और थर्ड जनरेशन में फोर्ट्रेन के साथ साथ आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस और आई थी, जैसे कोबोल है, पास्कल है, इन सब लैंग्वेजेस का यूज होने लगा। और फोर्ट्रेन इसमें थी सेकेंड से फोर्थ तक की। इसके बाद फोर्थ जनरेशन में आपकी लैंग्वेज थी हाई लेवल लैंग्वेजेस C और C++। और फिफ्थ जनरेशन में आपकी अदर लैंग्वेजेस जो यूज में होने लगी थी। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट जनरेशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था बैच प्रोसेसिंग। सेकेंड जनरेशन में था मल्टीटास्किंग। थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, ये दोनों नेटवर्क नए इंट्रोड्यूस हुए। इसके साथ साथ आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें था। फोर्थ जनरेशन में आपका था टाइम शेयरिंग और रियल टाइम के साथ साथ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड OS। इसके बाद जनरेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन वापस करते हैं, उसी फाइल में जाते हैं जिसमें अपन को और जनरेशन अपन पढ़ रहे थे। प्रथम पीढ़ी के टाइम पीरियड, उसके बाद उसमें हार्डवेयर या स्विचिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस कौन सी थी, गति क्या थी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा हमने पढ़ लिया है डिटेल। इसके बाद जनरेशन के बाद है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और आपका जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। इसके बाद एलन ट्यूरिंग नाम का वैज्ञानिक था या साइंटिस्ट था जिसको आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। और भारत का पहला PC है सिद्धार्थ और पहला सुपर कंप्यूटर था परम। इसके बाद कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर को 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है उसकी साइज के आधार पर, दूसरा है उनके कार्य करने के आधार पर, और तीसरा है उनको बनाने के उद्देश्य के आधार पर। आकार जो होता है कंप्यूटर का उसके आधार पर कंप्यूटर को 5 प्रकार में डिवाइड किया है। पहला है माइक्रो, सेकंड मिनी, और थर्ड मेन फ्रेम, फोर्थ है वर्क प्लेस या पर्सनल, और फिफ्थ है सुपर कंप्यूटर।
कंप्यूटर को कार्य करने के उद्देश्य के रूप में उसको दो प्रकार से डिवाइड किया था, सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर और किसी स्पेसिफिक पर्पज के कंप्यूटर या विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर। उसके बाद है अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। माइक्रो कंप्यूटर जो है 1970 में आया था। इसमें माइक्रो प्रोसेसरशिप का उपयोग किए जाने के कारण इसको माइक्रो कंप्यूटर नाम रखा गया। ये जो कंप्यूटर है, ये जो है इनकी प्रोसेसिंग या कंप्यूटर को कार्य करने की प्रणाली जो है सस्ती है। इन्हें कंप्यूटर ऑन चिप भी कहा जाता है। जो आधुनिक युग है उसमें माइक्रो कंप्यूटर की साइज बहुत छोटी कर दी, जैसे कि आपका जो एक घड़ी है उसके रूप में भी इसको यूज किया जाने लगा है। जो आपकी स्मार्ट वॉच है इसके आकार का भी ये माइक्रो कंप्यूटर है। इसके अलावा आपका जो बुक की साइज है उसके आकार के भी है आपके माइक्रो कंप्यूटर। इसकी जो क्षमता है 1 लाख क्रियाएं 1 सेकंड में कर सकता है और इनका जनरली उपयोग किया जाता है किसी पर्टिकुलर व्यवसाय में या मेडिकल में, चिकित्सा में। जो पीसी है, जो आपके पीसी है वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हो गया, उसके अलावा आपका लैपटॉप और हथेली पे रखने के लिए पाम टॉप, टैबलेट, ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इनको हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद है मिनी कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर है इनके कार्य करने की स्पीड बहुत ज्यादा है। इनके कार्य करने की स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण इनका उपयोग जनरली किया जाता है आपके जो रिसर्च होते हैं या फिर कुछ खोज होती है या फिर मौसम की जो आपके जानकारी दी जाती है उनमें इनका उपयोग किया जाता है। तो कार्य क्षमता बहुत अधिक होने के कारण इनको माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में इनका साइज जो है बड़ा होता है और इस कारण साइज और आकार बड़ा होने के कारण इनको पर्सनल यूज के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। और इस कंप्यूटर की एक विशेषता है कि एक ही कंप्यूटर पे बहुत सारे व्यक्ति एक साथ एक समय में कार्य कर सकते हैं। जो छोटी और मध्यम स्तर की कंपनियां हैं वो इनका उपयोग करती है अपने डेटा को एक दूसरे में शेयर करने के लिए। इसका उदाहरण है HP जो 900 सीरीज, सॉरी 9000 सीरीज जो है वो इसका उदाहरण है। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनके कार्य करने की क्षमता और इनकी कीमत जो है मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दोनों से अधिक है। इनका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े जो सरकारी विभाग होते हैं या केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, जिसमें जैसे बैंक है कोई, उसका सारा डेटा एक सेंट्रल कंप्यूटर में होता है और जिससे बैंक जो है अपना डेटा एक्सेस करता है। इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां होती है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करती हैं उनका बिलिंग का डिटेल देखने में और बिलों को आगे भेजने में और कंपनी में जो काम करते हैं उन कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने में। और जो बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनमें डेटा साइंस में जो जो भी डेटा साइंस में वो डेटा के साथ जो भी कैलकुलेशंस करते हैं उनमें इनका यूज होता है। इसके बाद है सुपर कंप्यूटर। ये जो है किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए बना है, जैसे कि मौसम की जानकारी हो गई या फिर किसी मौसम की भविष्यवाणी हो गई या जो आपके मूवीज वगैरह जिससे बनते हैं एनिमेशन जो होता है उसमें इनका उपयोग किया जाता है। और जो आपके अंतरिक्ष से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना, वैज्ञानिकों को कुछ रिसर्च करने में इसका उपयोग किया जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था परम और इसके कुछ उदाहरण है परम 10,000, क्रे 1। उसके बाद है किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। फर्स्ट है जनरल पर्पस, किसी सामान्य उद्देश्य से बनाए गए, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए
कंप्यूटर इसका उदाहरण है। इनके द्वारा हम कोई दस्तावेज तैयार कर सकते हैं, जैसे आपका रिज्यूम हो गया या फिर कुछ बैनर हो गए या फिर कोई छोटा डेटाबेस है, उसको हम इसके माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जैसा कि मैंने बताया, सुपर कंप्यूटर एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह, इन सब आदि की जानकारी होती है। जैसे जो आपका और ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है वो आपके सुपर कंप्यूटर में होता है, या फिर विशेष उनके लिए अलग से एक कंप्यूटर बना होता है। जो इसके अलावा कृषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनमें जो रिसर्च होते हैं उनके लिए भी इन कंप्यूटर को अलग अलग से तरीके से बनाया जाता है। अलग यूज के लिए अलग कंप्यूटर होता है। उसके बाद है कंप्यूटर का जो अनुप्रयोग होता है, जो उपयोग होता है, उसके आधार पर इनको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। और एनालॉग उद्देश्य के आधार पर वापस बताए। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर, जिसमें सिर्फ छोटी-मोटी गणना कर सकते हैं। जैसे कि आपको आपका रिज्यूम बनाना है, तो आप कौन सा सिस्टम में बनाते हैं? पर्सनल कंप्यूटर बनाते हैं। तो इनमें हम छोटी जो दस्तावेज है उनको तैयार कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर दस्तावेज को अपन प्रिंट ले सकते हैं। किसी पर्टिकुलर मार्क स्टूडेंट की मार्कशीट या क्लास की मार्कशीट का डेटा तैयार करके आदि तैयार करने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर। इन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है किसी पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान जो होती है, उसमें अंतरिक्ष। हाँ रेखा बोले। रेखा आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सर वो तो आप वापस बोल दिया, उद्देश्य के आधार पर वो मैं लिख रही थी। ठीक है। और किसी पर्टिकुलर पर्पस, जैसे कि आपका अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, मौसम विज्ञान में मौसम की जो अपने पास पहले से ही जानकारी आ जाती है कि फलानी जगह पे इतने दिनों तक बारिश होगी। जैसे अभी मौसम विभाग ने अभी पहले पिछले महीने में बताया था कि राजस्थान में बारिश जो है दीपावली से 2-3 दिन पहले तक होती रहेगी। इसके अलावा जो आपके उपग्रह है उनका संचालन आसानी से कर सकता है सुपर ये विशेष प्रकार के कंप्यूटर। इसके अलावा जो हमारा यातायात, जो आपका ट्रैफिक है, उसके कंट्रोल के लिए भी एक कंप्यूटर है जो सिर्फ उसी पर काम करता है। इसके अलावा आपकी जो कृषि विज्ञान है या फिर आपकी इंजीनियरिंग है, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान में जो भी आपके अनुसंधान होते हैं और जो भी खोज होती है, उनमें विशेष प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। एक सेकंड। इसके बाद है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार। कंप्यूटर को अनुप्रयोग के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है एनालॉग, जो आपकी भौतिक राशियां हैं, जैसे कि अपना पेट्रोल पंप पे अपन पेट्रोल भरवाने जाते हैं, तो उसमें एक कंप्यूटर लगा होता है पेट्रोल पंप की, जो जिससे अपने गाड़ियों में पेट्रोल भरा जाता है। उसमें कुछ डिटेल वो फीड करते हैं, तो उनको जो है कितना पेट्रोल डालना है वो उसकी डिटेल वो दे देता है। जैसे मैंने 100 रुपए का भरवाता हूँ तो कितने लीटर आएगा वो कैलकुलेशन वो मशीन खुद कर लेती है। वो है एनालॉग कंप्यूटर का एक उदाहरण है। जैसे इसमें आपकी भौतिक मात्राएं, जैसे कि दाब हो गया, तापमान जो है, टेम्परेचर नापने की जो मशीन है, उसके अलावा लंबाई आदि को मापने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और इनके जो भी रिजल्ट होते हैं वो सिर्फ नंबर्स में होते हैं। और इनका उपयोग जैसे है, इनका उपयोग जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में होता है। और जैसे कि इंजीनियरिंग की फील्ड हो गया,
उसमें जो आपकी गाड़ी में जो स्पीड नापने का जो मीटर होता है वो भी आपके एनालॉग कंप्यूटर के कंसेप्ट से बना है। उसके अलावा कहीं भूकंप आता है, उसकी भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है वो आपका एनालॉग कंप्यूटर का एक उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटर के बाद है और डिजिटल कंप्यूटर। जो हमारे जो अभी जो अपने पास कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 पे ही कार्य करते हैं। ये सिर्फ 2 अंकों पर कार्य करते हैं, 0 और 1, जिसे हम बाइनरी भाषा कहते हैं। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू, या 0 का सत्य और 1 का मतलब होता है, सॉरी, 0 का असत्य और 1 का मतलब होता है सत्य। तो अपन जो भी लिखते हैं वो सिर्फ 0 और 1 में कार्य करता है। तो 0 और 1 जैसे मैंने लिखा है राम, तो उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा ये पहले राम को, फिर कंप्यूटर अपने हिसाब से देखेगा और फिर जो मैं फाइल लूंगा उसको मेरे सामने तो डिजिटली जो मैं लिखूंगा उस हिसाब से दिखाता है। इसका उपयोग जनरली व्यापार में, एनिमेशन के क्षेत्र में आदि में किया जाता है। और इसके कुछ उदाहरण जो है आपके जो इस जनरेशन में जो भी कंप्यूटर जो हो रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। इसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड शब्द जो है हाइब्रिड का मतलब होता है मिश्रण या मिक्सर। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर के मिश्रण से ये बना है, इसलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। और इसमें एनालॉग कंप्यूटर के भी गुण होते हैं और उसके साथ साथ डिजिटल के भी गुण होते हैं। जो आपके ईसीजी वगैरह जिन मशीनों से की जाती है, जैसे जो चिकित्सक की डिवाइसेस जो होती है उनमें इसका उपयोग जनरली किया जाता है। और ईसीजी और डायलिसिस करने के लिए जो मशीनें होती है उनमें इनका उपयोग बहुत किया जाता है। जैसे आपका जो अपनी हॉस्पिटल में जो भी अपन रिपोर्ट करवाते हैं ना, जो एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, इनमें जो कंप्यूटर की टेक्निक यूज होती है वो हाइब्रिड यूज होती है। इसके बाद है कंप्यूटर के उपयोग। पहला है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे कि आप खुद लोग भी अभी ऑनलाइन क्लास में कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन किसी भी माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में आप इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से कंप्यूटर से किसी भी फील्ड की जानकारी, किसी भी चीज की जानकारी बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, जैसा कि आप लोग सब यूज कर रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग में आप लोग, हम लोग सारे जो है फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इन सब से जो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इन कारणों से बैंकिंग क्षेत्र में भी बहुत उपयोग है कंप्यूटर का। और आजकल के बैंकिंग के जो सारे कार्य हैं वो ऑनलाइन हो जाते हैं। जैसे एटीएम से पैसा निकालना, किसी पर्टिकुलर चेक का भुगतान करना। बैंक में भी अपन पैसे जमा करवाने जाते हैं, पहले कैशियर रहता था और वो कैशियर अपने पैसों को हाथ से गिनता था। अब बैंक में भी पैसों को गिनने की मशीन आ गई है। इसके बाद है कम्युनिकेशन। हम इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़कर कुछ इंफॉर्मेशन इधर से उधर शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बोल के पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा आप टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसके बाद चिकित्सा में, जो आपके चिकित्सा के क्षेत्र में जो ईसीजी मशीन है, डायलिसिस मशीन है, या फिर छोटा से छोटा जट और बड़ा से बड़ा जटिल ऑपरेशन जो है आजकल कंप्यूटर के माध्यम से किया जाने लगा है। इसके अलावा आपका जो रिजर्वेशन होता है, टिकट रिजर्वेशन, इनमें भी आपके कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद मनोरंजन में आप
कंप्यूटर के माध्यम से गाने सुन सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वीडियो गेम खेल सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं। इस कारण इसका उपयोग जो है मल्टीमीडिया के रूप में होता है। इसके बाद प्रशासन में कोई भी संस्थान होती है, उसकी कुछ कार्य करने की अलग-अलग गतिविधियां होती है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो प्रशासन का एक आंतरिक प्रशासन होता है, जिसमें बताया जाता है कि यहाँ फलानी जगह पे क्या कार्य होता है, कैसे कार्य करना है और उसमें कंप्यूटर भी इन्वॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद सुरक्षा, जो हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, उनमें सुरक्षा व्यवस्था बनी रहती है। इसके अलावा जो आजकल आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड और यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा आप अपने कंप्यूटर के डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी डिफेंस है, अपने जो देश की सुरक्षा है, उसमें भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट है, उसके माध्यम से हमें हवाई हमला करवाना है या फिर कोई मिसाइल दागनी है कहीं, तो हम वहां से अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसके बाद एक कॉमर्स में कोई छोटी बड़ी दुकान हो गई या फिर कोई बीमा, जो कंपनियां बीमा करती है, या फिर आपका बैंक हो गया, बैंक में अकाउंट खोलना है या फिर आपको आईटीआर भरना है, इन सब के लिए भी आपका कंप्यूटर बहुत उपयोगी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्षेत्र है ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है, उन पर अपना निगरानी रख सकते हैं। उसके बाद है साइंस एंड इंजीनियरिंग में। जैसे आपका अकाउंट्स हो गया, उसके लिए एक टैली सॉफ्टवेयर होता है। और जैसे आपकी कोई लाइब्रेरी है, उसका मैनेजमेंट आप अपन कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। लाइब्रेरी में कौन सी किताबें हैं, कौन सी किताब किस रैक में रखी है और उसके साइड वाले रैक पे कौन सी किताबें रखी है और कितनी किताबें अवेलेबल है, ये सारी डिटेल हम कंप्यूटर के माध्यम से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो गणितीय जो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है या फिर वैज्ञानिक से संबंधित गणनाएं होती है, उनमें भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। इसके बाद है इंडस्ट्री में, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, तेल कंपनियां आदि भी आज कंप्यूटर पर निर्भर है और इनकी प्रक्रियाओं के नियंत्रण करने में कंप्यूटर का बहुत बड़ा उपयोग है। ये जो वापस आपको डायग्राम दिया है, इसमें भी आपको बताया गया है कि कंप्यूटर के क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, बैंकिंग के क्षेत्र में जो आप ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग या फिर फोन पे, गूगल पे इसमें कर रहे हो। संचार के क्षेत्र में इससे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, जैसे कि आपका फोन, एक फोन से दूसरे फोन पे बात करते हो, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे, ये भी इसका है। इसके अलावा चिकित्सा में किसी की सीटी स्कैन करनी है, एक्सरे करना है या फिर कोई भी ऑपरेशन करना है, छोटा से छोटा या जटिल से जटिल, उसमें कंप्यूटर का यूज बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इंडस्ट्री में विज्ञान और इंजीनियरिंग में, आपके व्यवसाय में जो भी खर्चों का हिसाब किताब रखने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज होता है। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, जिसमें आपकी जो कॉमर्स जो है, आपका वाणिज्य है, वो ऑनलाइन लेन देन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से आपके घर तक सामान को पहुंचाने का कार्य करता है ई कॉमर्स। उसके अलावा आपका सुरक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन में, मनोरंजन और यात्रा, और आप जो यात्रा करते हैं कहीं किसी देश की या किसी लोकेशन की, उसके टिकट बुक करने में भी आपका कंप्यूटर हेल्पफुल है। इसके अलावा कंप्यूटर जो है, डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर होता है, जो आपकी और छोटी वाली जो घड़ी आती है, डिजिटल घड़ी, जिसमें आपकी जो टाइम बताने के साथ साथ आपकी हेल्थ को भी मॉनिटर करती है। और सर्वप्रथम जो है, जोसेफ मैरी ने पंच कार्ड का उपयोग किया था। इसका उपयोग होता था जो कपड़े बुनने की मशीनें हैं उनके लिए। आईसी जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बनी होती है, जो दोनों अर्धचालक युक्तियां हैं। और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो विश्व का है,
वो IBM ब्लू जीन है। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है इक्का, एक्का या इक्का। इसके बाद कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कंप्यूटर होता कैसे है और कार्य कैसे करता है। एक सेकेंड में देख लेता हूँ इसमें कितना क्या है आर्किटेक्चर पर। पूरा कंप्यूटर की कितनी मेमोरी होती है, मेमोरी क्या होती है, कौन सी मेमोरी का क्या यूज है, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर में कार्य करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस या कौन कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है गाइस चैप्टर 1 में, कंप्यूटर की हिस्ट्री में, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन में, और कंप्यूटर की जनरेशन और कंप्यूटर के टाइप में? किसी को डाउट है गाइस? नितिक, पूनम और रेखा और जीनत। पूनम, रेखा, रेखा आपको कुछ पूछना है चैप्टर में? और रेखा गहलोत, यस सर। बोलो क्या पूछना है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या समझ में नहीं आया है? सर आपने सबसे नीचे वाले उन्हीं के भी जाने, वो 3 क्वेश्चन लिखे हुए थे, 4 तो 2 मैंने लिख दिया और 2 लिखने हैं। ये लिख लो, कोई नहीं, इन्हें भी जाने है ना। और जीनत आपको कुछ दिक्कत है? जीनत से, और जीनत, और मेरी आवाज आ रही है आपको? लिख लिया रेखा? आगे चलो। यस सर। इसके बाद है सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, और कंप्यूटर का जो है बेसिक डायग्राम क्या होता है, और कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है। और कंप्यूटर के कार्य करने के 4 भाग मैंने पहले भी बताया था। इनपुट, उसके बाद आपका प्रोसेसिंग करेगा, उसको आउटपुट में लेगा और स्टोरेज करेगा। और कंप्यूटर के बहुत सारे अवयव होते हैं और उनके मध्य में जो संबंध होता है, एक दूसरे से लिंक जो जिस प्रकार होते हैं, उस रिलेशन को आर्किटेक्चर कहते हैं, आर्किटेक्चर कहते हैं, कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। और जो भी जितने भी कंप्यूटर होते हैं, उन सबकी जो संरचना है वो एक जैसी होती है। कंप्यूटर के 3 प्रमुख भाग होते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड, माउस, और आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर। ये, इसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका सीपीयू खुद, उसके अलावा मेमोरी यूनिट जो उसमें कंप्यूटर में अंदर लगी होती है, हार्ड डिस्क और रैम। ये सारे आपस में इंटरलिंक होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। आपको एक चित्र बना दिख रहा है क्या इसमें? कुछ बॉक्स बना के एरो बनाई है। मैं और जूम कर लेता हूँ उसको। कुछ बॉक्स बना के एरो बनाई है, आपको दिख रही है? कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो है पहले यूजर से इनपुट लेगा। इनपुट लेने के बाद उसकी क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग कहाँ होती है? और इनपुट पहले जाएगा कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में जाने के बाद उसमें गणितीय क्रियाएं या एएलयू पे जाए। कंट्रोल यूनिट के बाद कंप्यूटर आगे डेटा भेजता है एएलयू में। अगर कुछ कैलकुलेशन करनी है तो एएलयू में। एएलयू के पास वापस डेटा जाता है आपके प्राइमरी स्टोरेज में। या फिर कंट्रोल यूनिट
डायरेक्ट आपका अगर डेटा को उसकी कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो उस डेटा को भेजता है सेकेंडरी स्टोरेज में। और डेटा का प्रवाह जो है एक साइड होता है और कंट्रोल का प्रवाह दूसरी साइड। इसके अलावा और सेकेंडरी कंट्रोल यूनिट या तो आपको भेजेगा कहाँ पे, सेकेंडरी स्टोरेज में या फिर डायरेक्ट आउटपुट में। इनपुट कंट्रोल यूनिट और उससे डायरेक्ट कहाँ जाएगा, आउटपुट। ये सारे आपस में इंटरलिंक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हो सकता है कंट्रोल यूनिट वापस इनपुट में भेज दे। तो कंप्यूटर जो है, जो कंप्यूटर के मुख्य अवयव है, उनको किस प्रकार उनमें आपस में जो रिलेशनशिप होती है उनके आधार पर उनके आधार पर कंप्यूटर जो है आपका काम करता है। और इस रिलेशन होने के कारण इसको कंप्यूटर को क्या कहते हैं, संरचना कहते हैं। और सब कंप्यूटर की संरचना लगभग एक समान होती है। और कंप्यूटर के मुख्य 3 भाग होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। उसके बाद सेकंड है सीपीयू और थर्ड है मेमोरी यूनिट। हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस क्या काम करती है, कंप्यूटर जो उसमें है कुछ निर्देश या डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाने का काम करते हैं, इस कारण इसको इनपुट कहते हैं। और इनपुट कौन ग्रहण करता है, आगे सीपीयू। उसके बाद ग्रहण करने के बाद सीपीयू जो है कहाँ स्टोर करता है, किसी पर्टिकुलर स्थान पर जहां आप इसको सेव करते हो फाइल को। और एएलयू जो है उसको अगर जरूरत पड़ी कि मुझे यहाँ पे कुछ गणनाएं करनी है या कुछ लॉजिकल क्रियाएं परफॉर्म करनी है। ये गेस्ट कौन था सर, नैतिक था ना सर। इसके बाद कंप्यूटर जो है इनपुट को क्या करेगा, कंप्यूटर में एंट्री करवाता है। एंट्री करवाने के बाद उस इनपुट को सीपीयू जो है वो कलेक्ट करता है और किसी मेमोरी में स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद एएलयू को अगर लग रहा है कि मुझे इस डेटा की जरूरत है तो डेटा एएलयू अपने आप से ले लेता है। और अगर कंट्रोल यूनिट को कुछ ऑर्डर देना है, कंप्यूटर में कार्य करना है, प्रोसेसिंग करवाई जाती है और जिसको बाद में वापस कहाँ भेजा जाता है, आउटपुट पे या फिर मेमोरी में सेव कर लिया जाता है। और ये जितने भी यूनिट है जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गई या फिर एएलयू हो गया या मेमोरी हो गई, ये सारे किसके कंट्रोल में होते हैं, कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल में रहते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर डेटा को भेजने वाले डिवाइसेस जो है एक प्रकार की हार्डवेयर है, इनको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। अगर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस नहीं होगी तो कंप्यूटर सिर्फ दिखेगा, काम कुछ नहीं करेगा। एक टीवी की जो आपका डिस्प्ले होता है सिर्फ वैसे ऑन रहेगा, काम कहाँ से करोगे बिना इनपुट। जैसे कीबोर्ड नहीं है तो आप टाइप कहाँ से करोगे, और कीबोर्ड नहीं है और माउस नहीं है तो आप कंप्यूटर को क्या निर्देश देने हैं और तो उन निर्देशों को कैसे दोगे, ये कार्य कैसे करता है। जो अपन कंप्यूटर को कुछ भी अगर अपनी भाषा में कुछ भी निर्देश देते हैं या कंप्यूटर में कुछ भी प्रवेश करवाते हैं तो पहले वो अपनी भाषा में लेगा, जो अपन भाषा देते हैं लिखते हैं, उसके बाद उसको वो करता है बाइनरी भाषा में बदलता है। और बाइनरी भाषा में बदल के वो क्या करता है, इसको कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करवाता है, सीपीयू में भेज देता है। इनपुट क्या क्या कार्य करता है, यूजर से जो उपयोग कर रहा है उससे निर्देश लेगा, डेटा को स्वीकार करता है और फिर उसको लैंग्वेज जो है अपनी बेसिक भाषा, अपन जो जिसमें भाषा में लिखते हैं अंग्रेजी हिंदी, उसको किसमें कन्वर्ट करता है, बाइनरी कोड या 0 1 में कन्वर्ट करता है। और
कन्वर्ट करने के बाद वो कहाँ भेजता है, आगे की जो भी प्रोसेसिंग होगी, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बताया है। इनपुट लिया, कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। अगर कंट्रोल यूनिट को जरूरत पड़ी तो आगे एएलयू को भेजेगा, एएलयू को जरूरत पड़ी तो मेमोरी में भेजेगा। अगर जरूरत नहीं पड़ रही है तो वो सेकेंडरी मेमोरी या आउटपुट के रूप में दिखा देगा आपका इनपुट यूनिट जो है कंट्रोल यूनिट। और इन सब यूनिट्स को कौन कंट्रोल करता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, आपके सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होती है, वो इन सबको कंट्रोल करती है। इसके बाद है इनपुट यूनिट के बाद है आउटपुट डिवाइसेस। और जो भी आपने कंप्यूटर को निर्देश दिया है या फिर कंप्यूटर से जो भी काम आपने करवाया है, उनका एक रिजल्ट जहां पे जिस डिवाइस के माध्यम से शो होता है, उन्हें क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। उसका क्या कार्य होता है आउटपुट का, कंप्यूटर को आपने इनपुट दिया, कंप्यूटर ने आपको रिजल्ट दिखाया, कंप्यूटर रिजल्ट दिखाएगा सिर्फ बाइनरी कोड में, तो आपका आउटपुट डिवाइस है उसको किस में कन्वर्ट करेगी, आपके जो भी आपने जैसा भी आपको लैंग्वेज आपकी लिखी हुई है उस भाषा में आपके इसको दिखा देगी। इसके बाद है तो जो कंप्यूटर बाइनरी कोड होते हैं वो हमारे लिए हर एक के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं एक फाइल लेता हूं और इसमें नई फाइल क्रिएट करता हूं एक, बाइनरी नंबर सुना है भाई आप लोगों ने स्कूल में, कॉलेज में? जो भी अंक आपके पास होंगे उनको किसमें बदलता है बाइनरी नंबर, सिर्फ 0 और 1 में। तो मैं कुछ संख्या लिखता हूँ, 1 से 10 तक की संख्याएं लिखता हूं मैं एक्सेल में, 1 से 10 तक की संख्याएं टाइप करता हूं और उनके सामने उनकी बाइनरी, 1 से 10 तक की लेने की मुझे, उनके सामने उनकी बाइनरी डिजिट भी शो करवाता हूँ। इससे पहले मुझे एक और लाइन डालनी है, या एक लाइन और इंस्टॉल कर देता हूँ। यह है नंबर और उसी का बाइनरी नंबर। क्या होता है बाइनरी नंबर, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में। इसको पहले, इन संख्याओं को पहले कितने डिजिट में कन्वर्ट करता है, इसमें क्या क्या होता है, सिर्फ 0 और 1। बाइनरी डिजिट में सिर्फ क्या होता है, 0 और 1। 1 का 0 और 1 की फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, ये एक ही है, मैं कुछ भी लिखूं। उसके बाद 2 को 0 और 1 में, 0 और 1 में इसको मैं करता हूँ जनरल नहीं, और कैरेक्टर नंबर नहीं, करेंसी नहीं, जनरल करता हूँ 0001। इसके बाद नेक्स्ट 1 और 0 की संख्या कौन सी होगी भाई, पहला है 01, उसके बाद नेक्स्ट 0 और 1 की संख्या कौन सी होगी, 10 होती है। इसके बाद 11, जिसमें संख्या सिर्फ 1 और 0 ही है। उसके बाद 11 के बाद 100, जिसमें सिर्फ 0 और 1 हो, आपकी नंबर की संख्या जिसमें सिर्फ 0 और 1 हो। 100 के बाद 101, 110, 111, तो संख्या छूटी थी 0, 1, 10, 11, 11 के बाद वापस जिसमें 0 और 1 हो 100, 101, 110, 111। इसके बाद 1000, 1001, फिर 1010, ऐसे होती है बाइनरी संख्या। आपने कुछ भी संख्या ली है उसको सिर्फ 0 और 1 में कन्वर्ट करना है। 1 के लिए 0001,
ऐसा लिखा जाता है बाइनरी कोड। और इसी पर्टिकुलर जो भी आपके पास नंबर है उसको बाइनरी कोड में लिखने के लिए उसका नेक्स्ट नंबर ढूंढना होता है जिसमें सिर्फ 0 और 1 हो। जैसे एक को लिखा है 0 0 0 0 0 1, उसके बाद 2 के लिए कौन सा नंबर आएगा जिसमें सिर्फ 0 और 1 है? देखा और पूनम बताएं। मैंने एक लिखा है, इसमें सिर्फ 3 बार 0 है, एक बार 1 है। उसके बाद ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसमें सिर्फ 1 और 0 ही हो, या तो 1 हो या 0 हो या दोनों हो? 10 आता है उसके बाद। यस सर। जैसे 1 से 9 तक 0 है ही नहीं कहीं, इनमें तो कहीं 0 नहीं लिखा ना, 0 और 1, सिर्फ 0 और 1 चाहिए। इसमें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 भी आ रहे हैं। उसके बाद 3 के लिए लिखना है अगली कौन सी संख्या होगी जिसमें सिर्फ 0 और 1 हो? वो है आपकी 11। उसके बाद 11 से 100 तक की संख्या में सिर्फ 0 और 1 में एक भी संख्या नहीं है 100 तक, 100 से पहले तक। उसके बाद 100, 101, 110, 111। उसके बाद नेक्स्ट संख्या आएगी 100, 1000, 1000, 1001 और 1010। उसके बाद नेक्स्ट है अपन कहाँ चल रहे थे, कंप्यूटर की ये चल रहा था ना अपने। बाइनरी नंबर क्या होता है समझ में आ गया? बाइनरी नंबर में किसी को डाउट? ये इतना लंबा चौड़ा कोड लिखेगा, 10 तक अपन ने कोड लिखे हैं, ये भी हमने हमारे लिए समझना बहुत भारी हो जाता है। तो अल्फाबेट होगा, एक अक्षर के लिए इतना कोड है, तो अपन जो इनपुट देंगे उसमें तो बहुत सारे अक्षर होंगे या बहुत सारी डिजिट्स होंगे, उन सबका एक के लिए इतना बड़ा कोड तो हमारे समझने बस हमारे बस की बात नहीं है इतना बड़ा समझना। फिर इसको अपनी समझने योग्य भाषा में बदलता है। इसके बाद सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी में आपका होता है एएलयू, जिससे गणितीय क्रिया की जाती है। कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, कंप्यूटर जो कोड लिखता है उसको डिकोड करता है। जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैं ये हिंदी में लिख रहा हूँ, इसको कंप्यूटर कैसे समझेगा? 0 और 1 में करेगा। तो कंप्यूटर जो संख्या को 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, उस कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को डिकोड कहते हैं। डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करना, कंप्यूटर जो है जो क्रिया परफॉर्म करता है उसको कहते हैं एग्जीक्यूट करना। ये सब ऑपरेशन किसमें होते हैं? सीपीयू में होते हैं, और सीपीयू इन सारे ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। इस कारण सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग या और मस्तिष्क भी कहा जाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? इसके बाद सीपीयू के मुख्य कार्य, पहला है जो आपका डेटा है उसको निर्देश देता है, उस निर्देश को कहाँ भेजता है? मेन मेमोरी में भेजता है, और मेन मेमोरी में भेजने के बाद इसको एक कंप्यूटर में रजिस्टर्स लगे होते हैं, वहां ट्रांसफर करने का काम करता है ये। और जो आपने निर्देश दिए हैं उन निर्देशों को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में कन्वर्ट करके उनसे जो भी आपको कार्य करवाना है वो उन कार्य का क्रियान्वयन करता है। और अगर सीपीयू को जरूरत पड़ रही है तो सीपीयू आपके डेटा को रजिस्टर के बाद मुख्य मेमोरी में ट्रांसफर करता है। नैतिक क्या हो गया, बार बार आप लेफ्ट हो रहे हो? आज नेटवर्क कम है क्या? और नेटवर्क रेखा नहीं है। बोलना चाह रहे हैं? और रेखा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, हम तो रेखा लिख रहे। अच्छा लिख रहे, माइक ऑफ कर दे अपना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं गाइस? इसके बाद है लॉजिकल यूनिट। सीपीयू के 3 मुख्य अवयव होते हैं, पहला है लॉजिकल यूनिट, दूसरा है रजिस्टर और तीसरा है कंट्रोल यूनिट।
अर्थमेटिक यानी होता है गणितीय, और लॉजिक मतलब होता है लॉजिक, जो आपकी गेट होते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट। फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे 10-12 तक, साइंस में आपने गेट्स पढ़े हैं। और कुछ कंप्यूटर को कंडीशन दी जाती है, अगर ऐसा नहीं हो और ऐसा हो जाए। जैसे आपका रिजल्ट होता है ना, जिसमें अगर 33% से कम है तो फेल, और 33 से 48 के बीच में है तो सेकंड थर्ड डिवीजन, 48 से 60 के बीच में है तो थर्ड डिवीजन, और 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन। ऐसा ही होता है रिजल्ट, ऐसे ही कैलकुलेट होता है। बहुत सारी कंडीशन होती है। वैसे ही कंप्यूटर में अगर बहुत सारी किसी कार्य को करने में कंडीशन हो, अगर ऐसा नहीं होगा ऐसा हो जाए तो क्या होगा। जैसे कि किसी स्टूडेंट के और पासिंग मार्क्स है 33, और 33 से कम है तो फेल होगा, 60 नंबर है तो उसको फर्स्ट डिवीजन मिलेगा। वैसे ही कंप्यूटर में कुछ कार्य होता है कि कंप्यूटर ऐसा कार्य नहीं करके वैसा कर ले तो क्या होगा। जैसा कि इसका नाम है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ये नाम के हिसाब से ही काम करेगा, गणितीय क्रिया करेगा। और दो संख्याओं में ये तुलना करेगा कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। और ये जो है यूनिट, इसमें बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं, और इसके माध्यम से हम संख्याओं में तुलना कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। कोई 5 संख्या दी है और मुझे पता करनी है कि सबसे बड़ी संख्या को ये अलग लिखना है, तो कैसे लिखेगा, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर। और कंप्यूटर का ALU जो भी काम करता है वो किस लैंग्वेज में करता है, बाइनरी लैंग्वेज में। और कंप्यूटर जो ये क्रियाएं करता है उनको टेम्परेरी रूप में कहीं रखने के लिए, और टेम्परेरी रूप में कहीं रखने के लिए जिन डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है उन्हें रजिस्टर कहते हैं। जो भी कंप्यूटर क्रियाएं करता है, जोड़ बाकी गुणा भाग, उनका जो टाइपिंग करता है और उनको टेम्परेरी रूप में रजिस्टर में रखा जाता है। रजिस्टर से उसके बाद कहाँ भेजता है इसको, रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में ये ट्रांसफर करता है आपका CPU या ALU। और रजिस्टर जो है एक उपकरण है जिसमें हम डेटा को टेम्परेरी फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और इनकी कार्य करने की स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण मेमोरी का जो ऑर्डर होता है उसमें रजिस्टर को सर्वोत्तम माना गया है। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मैं 2 मिनट बाद क्लास कंटिन्यू करता हूँ।
आवाज आ रही है आप लोगों को? आगे कंटिन्यू करते हैं। कंट्रोल यूनिट जो है, जो कंप्यूटर के सभी भागों पर नजर रखता है, कौन सा भाग किस प्रकार कार्य कर रहा है और उनके कार्यों को क्या करता है कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट जो है सारे कंप्यूटर की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि मेमोरी को आदेश दिया जाता है कि कोई डेटा को कहीं स्टोर कर दे या यानी कि कहीं उठाकर एलयू में भेज दे। इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कुछ कंप्यूटर के भाग हैं जो सही से काम नहीं कर पाते, उन सबको सही से काम करवाने का काम करता है आपका एएलयू। और यूजर जो भी कमांड देता है उनको सही से परफॉर्म करवाने का काम होता है आपके एएलयू का। एएलयू में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है सीपीयू के अंदर, और सीपीयू जो है कंप्यूटर का क्या कहलाता है, मस्तिष्क। और जो भी काम होता है कंप्यूटर की, जो भी क्रियाएं होती है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, कैलकुलेशन होती है, वो आपके किस में होती है, सीपीयू में होती है। तो इस कारण से जो भी प्रोसेसिंग होती है, इसके कारण से इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है सीपीयू को। और माइक्रो प्रोसेसर जो है, माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने के कारण इनको माइक्रो प्रोसेसर। और अगर कुछ काम बहुत जटिल हो जाती है, गणितीय प्रक्रियाएं कुछ, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए मैथ प्रोसेसर भी होता है। इसके बाद और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जो कि कहाँ किस पे बनाई जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट पे, इंटीग्रेटेड सर्किट पे प्रोग्राम करने के लिए बनाई जाती है। और ये सिर्फ कौन सी लैंग्वेज को समझती है, मशीन लैंग्वेज को। और ये कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिल, कुछ जो भी कहना है वो कह सकते हैं आप। और अभी जो माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज्यादा चल रहा है, इंटेल, ड्यूल कोर और पेंटियम। इसके बाद है मेमोरी यूनिट। मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में जो भी आप डेटा देते हो और जो भी कंप्यूटर को निर्देश देते हो उनको स्टोर करने का काम करती है। इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। ये मेमोरी जो है सीपीयू में लगी होती है। और मेमोरी जो है, अगर बिना मेमोरी के कंप्यूटर आपका काम नहीं करता। मेमोरी के दो भाग होते हैं, एक होता है आंतरिक प्राथमिक भाग और दूसरा होता है सेकेंडरी भाग। प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक या मेन मेमोरी भी कहते हैं, और ये डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ी होती है। और सीपीयू जो है, इसमें जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनको लगातार पढ़ता है और पढ़ने के बाद उनका पालन करता है। और जो प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं, उन सारे प्रोग्राम्स की डिटेल प्राइमरी मेमोरी में होती है। और ये डेटा को कुछ टाइम पीरियड के लिए अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। अगर वो डेटा, जैसे किसी डेटा को इसने स्टोर किया है, उस डेटा का काम होते ही उस डेटा को वो रिमूव कर देगी और नया डेटा को स्टोर कर देगी। इसके मुख्य कार्य जो है, प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग के लिए इंटरमीडिएट का काम करना, प्रोसेसिंग के बाद फाइनल रिजल्ट को दिखाना, डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो भी निर्देश होते हैं वो निर्देश देना।
प्राइमरी मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकंड है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसे संक्षेप में रैंडम एक्सेस मेमोरी को संक्षेप में और रैम कहा जाता है। और एक सेकंड, ये मेमोरी भी एक छोटी पतली चिप पर बनी होती है और जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है। और ये जो है किसी भी मेमोरी में डेटा को स्टोर करने, उसको पढ़ने का काम करती है। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है। रैम जो है उसका चित्र जो है कुछ इस प्रकार होता है। और इसमें जो है ये रजिस्टर से जुड़े कुछ लेटर्स होते हैं, सर्किट्स होते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। और सर्किट होने के कारण इसमें जो भी डेटा होता है उसको कहीं पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। और किसी पर्टिकुलर लोकेशन का एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस के कारण हम उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। कंप्यूटर जो 0 और 1 पर कार्य करता है इसे मशीनी या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और इसका काम होता है किसी पर्टिकुलर टास्क को विस्तार पूर्वक बताना। इनपुट जो है एक तो होता है ऑपकोड और दूसरा होता है डेटा। डेटा मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। निर्देश कंप्यूटर को बताते हैं कि किसी कार्य को कैसे किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। और पर्टिकुलर निर्देश को कितने भागों में बांटा जाता है? वो एक है ऑपरेशन, दूसरा है ऑपरेंड। जैसे गणित में भागफल और भाजक, वैसे ही ये कार्य करता है। इसके बाद सेकेंड इनपुट है इंस्ट्रक्शन साइकिल। जैसे मैंने उसको कुछ काम दिया है, पहले काम दोगे उसको एड्रेस को पढ़ेगा, एड्रेस को पढ़ने के बाद उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद फेच करेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट शो करेगा। और जैसे अपन आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले आधार नंबर डालने होते हैं। उसके बाद आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी आता है आधार नंबर डालने के बाद, जो है डिकोड प्रोसेस। उसके बाद ओटीपी के बाद आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने योग्य हो जाता है, वो है फेस प्रोसेस, फेसिंग। उसके बाद निष्पादन, कंट्रोल। फेस या फेसिंग क्या होता है? कंप्यूटर जो भी डेटा है मेमोरी में उसको कंप्यूटर अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा या देखने की कोशिश करेगा इसमें क्या है, उसको फेसिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद आपने जो भी निर्देश दिए हैं उनको कोडिंग चेंज करेगा। आपने दिया है नॉर्मल लैंग्वेज में, वो किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी या मशीनरी लैंग्वेज में। इसके बाद जो भी उस पर्टिकुलर काम का एड्रेस है, जो भी उस पर्टिकुलर निर्देश का एड्रेस है, उस पते को मेमोरी में ये पढ़ने का काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसके बाद एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। और किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए आपका फेस साइकिल सेम होता है पर एग्जीक्यूशन साइकिल अलग अलग होता है। इसके बाद है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और इसका काम सिर्फ होता है जिसमें डेटा भरा होता है और उस डेटा को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। और ये हमेशा स्थायी रहते हैं।
अगर कंप्यूटर में कनेक्टिविटी या लाइट या पावर सप्लाई बंद होती है तब भी आपकी रोम जो है उसमें जो भी डेटा होता है वो स्टोर रहता है, जैसे कि आपका कैलकुलेटर है, वीडियो गेम है, डिजिटल कैमरा आदि में रोम का उपयोग किया जाता है। और पर्सनल कंप्यूटर में भी रोम का उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे सूचनाएं इंस्टॉल की जाती है जैसे कि कंप्यूटर को बूट करना, इनपुट आउटपुट बायो सिस्टम आदि जो है रोम के माध्यम से इंस्टॉल किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। रोम जो है, रोम में बायो सिस्टम होते हैं जो आपके पीसी के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ट्रांसलेटर का काम करते हैं। इसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी, इसमें कितना करेंगे, एक सेकेंड थोड़ा ही। ये टॉपिक करने के बाद हम लोग क्लास को डिसकंटिन्यू करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी, ये मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है इसको। मुख्य मेमोरी महंगी होती है, अगर बिजली जाती है तो इसमें रखी सूचनाएं नष्ट होने के कारण इसको बढ़ा सकते हैं। तो आपकी हार्ड डिस्क होती है ना कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए, वो आपका ये है सेकेंडरी मेमोरी। इसका उपयोग, इसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी या सहायक मेमोरी, और इसकी कीमत जो है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में कम और डेटा स्टोर करने की क्षमता जो है बहुत ज्यादा होती है इसमें। और इसका कमी ये है कि इनमें जो भी डेटा होता है उसको लिखने और पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और इसका यूज होता है बैकअप के रूप में। हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, जो और आपके एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड जो पेन ड्राइव होती है वो हो गई, जो आपकी सीडी होती है वो हो गई आदि, इसमें काम आती है। जैसे आपकी जो मेन मेमोरी है उसमें जगह कम है, उस जगह को कम, उसमें जगह कम है उसको खाली करने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद मदरबोर्ड, मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसमें कंप्यूटर के अंदर की तरफ होता है 1974 में इसका यूज होने लगा था, जब आपका माइक्रो कंप्यूटर आया था, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। मदरबोर्ड के अन्य नाम है लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड आदि। और इसका काम होता है सिस्टम के जितने भी अवयव होते हैं, जितने भी कंप्यूटर के भाग होते हैं उनको आपस में जोड़कर रखने का काम करता है आपका मदरबोर्ड। और जोड़कर रखने के अलावा अलावा ये आपके लॉजिकल और इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन को भी उपलब्ध कराना होता है इसका काम। इसके अलावा जो भी एक्सटर्नल जो भी डिवाइसेस होती है उनको भी मदरबोर्ड आपस में जोड़ने का काम करती है। और कुछ जो है वायर्स के माध्यम से जुड़ते हैं और कुछ कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट होते हैं। अपन जो है, मुझे सपोज दैट मेरे घर से जोधपुर जाना है गांव से, तो मेरे पास बहुत सारे साधन होंगे। एक बस भी होती है जो क्या काम करती है, सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का काम करती है। वैसे ही कंप्यूटर में भी एक बस होती है जो आपके सीपीयू में जो डेटा है उसको जो निर्देश दिया है आपने, कंप्यूटर के बहुत सारे भाग होते हैं, अवयव होते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस होती है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस,
इनके कार्यों के लिए इनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में बस का उपयोग किया जाता है। बस जो है कुछ नहीं होता, जो कंप्यूटर में तार होते हैं ना, उनका एक कनेक्शन जो होता है, उनका एक ग्रुप होता है, जिससे सिग्नल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। बस जो है दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक बस जो है मदरबोर्ड के जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ती है, जैसे कि सीपीयू में सिस्टम मेमोरी हो गया, या फिर सिस्टम बस जैसे कंट्रोल बस हो गई, एड्रेस बस हो गई। जो भी सिस्टम को निर्देश दिए जाते हैं वो आपकी कंट्रोल बस उसको कन्वे करती है, आगे ले जाने का काम करती है। और बाय बस कंप्यूटर के जो भी बाहरी उपकरण, कीबोर्ड, माउस, इनको जोड़ने का काम करती है। बफर बफर का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में, जो डेटा जो होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए। मदरबोर्ड में कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सॉकेट्स। मैं इनका आपको डायग्राम बता देता हूँ। जैसे कि रजिस्टर हो गया, रैम हो गई, रैम का तो आप देख ही रहे हैं, रोम हो गई। मैं इसका गूगल पे डायग्राम सर्च करके आपको बता देता हूँ। रैम रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मुझे देखनी है सिर्फ इमेज। तो रैम जो है कंप्यूटर में, ये जो कंप्यूटर की मैं अभी इमेज, अरे यार बोल रहा हूँ, ये जो कंप्यूटर में जो आपको ग्रीन कलर की जो अंदर जो लगाई हुई दिख रही है, जैसे जिसमें ब्लैक ब्लैक बॉक्स बने हैं, 8 बॉक्स बने हैं, ये है रैम। और जहां पर ये लगाई है, जो ये O2 वाई लिखा है ना, जिससे नीचे एक ग्रे, ये कौन सा कलर है ये, जिस पे ये सारी डिवाइसेस लगी हैं, जैसे ये सेल है, ये बस है, जिस पे ये सारी डिवाइसेस लगी है, वो है मदरबोर्ड। ये रहेगा अंदर। जो ग्रीन कलर की जो रैम है, वो जिसमें लगाई गई है, वो है आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड, जिसमें बहुत सारे सॉकेट दिए हुए हैं, बहुत सारी डिवाइसेस लगी हैं। ये रैम है, ये सेमीकंडक्टर, ये जो है हार्ड डिस्क है, रैम है, ये सारे जो लगाए गए हैं। जो नीचे जो सबसे बॉटम में जो दिख रहा है, वो है आपका मदरबोर्ड। तो मैंने दिखा था रोम की फोटो। रीड ओनली मेमोरी, ये क्या कर रहा है कीबोर्ड। रीड ओनली मेमोरी। आपकी रोम जो है कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की कंप्यूटर के अंदर होती है मदरबोर्ड में। उसमें लगाने के लिए इस टाइप के ये खांचे बने होते हैं। उसके बाद है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड ऑफ सिस्टम। मदरबोर्ड कंप्यूटर में एक इस प्रकार का डिजाइन बनी होती है, जिसमें कंप्यूटर के बहुत सारे जो भी आइटम अवयव होते हैं वो लगाए जाते हैं। की मोटी फोटो में मैं इसको फोटो को डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो सेव इमेज है डाउनलोड्स में मदरबोर्ड, और ये वाला सही रहेगा। मैं ये वाला लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
और कंप्यूटर में एक इस प्रकार का होता है आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड, जिसमें बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, बहुत सारे वायर्स होते हैं, बहुत सारी, जैसे ये रैम के 4 स्लॉट होते हैं, सीपीयू का फैन होता है, जिसपे कंप्यूटर का अंदर की साइड में होता है ये मदरबोर्ड। अगर आपको कंप्यूटर को कभी खोलने का मौका मिले तो उसको खोल के देखना मदरबोर्ड क्या होता है, कैसे होता है, उसमें कौन कौन से स्विच लगे होते हैं, प्रत्येक स्विच का क्या काम है। सीमोस बैटरी होती है जो आपके टाइमिंग को बताती है, और साटा कनेक्शन जिसमें आप आपकी हार्ड डिस्क को लगाते हैं, 2480 के पिन पावर कनेक्टर का होता है यूज। और इसमें आपके हार्ड डिस्क को लगाने के लिए ये केबल होती है, और फैन होते हैं, 2 पंखे लगे होते हैं आपके इसको सब ठंडा रखने के लिए। इसमें बहुत सारी आईसीज लगी होती है, जहां जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं छोटी छोटी, ये जो ये जो आपको दिख रही है ये वाला भाग, इंटीग्रेटेड सर्किट लिख के एक आगे तीर गई है। ये छोटी छोटी आईसीज बहुत सारी होती है इसमें मदरबोर्ड में। इसके अलावा इसमें बहुत सारे हेडर होते हैं, ये रैम के पार्ट है। ये है आपका मदरबोर्ड। इसके अलावा रजिस्टर क्या होता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। और आपके जो रिव्यू में नहीं है इसमें, और रजिस्टर कुछ इस प्रकार की डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में लगती है अंदर की साइड में। इस प्रकार की डिवाइस होती है जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, रजिस्टर। सर जो मोबाइल कि में डालते वो मेमोरी मैम रोम होती है, रोम रैम 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 भी होती है, रोम भी होती है। हार्ड डिस्क रोम और रैम दोनों होती है। रैम जो है कंप्यूटर मोबाइल को स्पीड प्रदान करती है, और रोम जो है आपके उसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। जो आपका फाइल मैनेजर होता है ना, वो है रोम। 8 64 GB या 4 4 GB रैम और 64 GB हार्ड डिस्क में रोम दोनों होती है बेटा। रैम जो है कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाएगा, और सॉरी फोन की स्पीड को बढ़ाती है, और जो रोम होती है वो फोन में डेटा को स्टोर करवाने का काम करती है। इसके अलावा और क्या था इसमें, मैं देख लेता हूँ कुछ छूट गया हो तो। बाकी एक बार स्टार्ट से वापस लेता हूँ, कुछ और बताना होगा तो मैं बता देता हूँ। अपना चैप्टर सेकंड तक कंप्लीट हो गया है। कीबोर्ड माउस की फोटो तो आपको पता है कैसे होते हैं, सबको पता है। प्रिंटर वगैरह सबको पता है। यहाँ फोटो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। अब पूनम समझ आ रहा है क्या आपको, या फिर कुछ दिक्कत है इस चैप्टर में? पूनम नहीं सर। ठीक है। सर ये 4 GB और 64 GB है ना, प्राथमिक मेमोरी में होगी या सेकेंडरी में? प्राथमिक में होगी। रैम रोम प्राथमिक होती है बेटा। सेकेंडरी में जो अलग से लगाते हैं वो मेमोरी होती है। जैसे कंप्यूटर में अपन लगाते हैं हार्ड डिस्क, सॉरी ये पेन ड्राइव, या फिर किसी सीडी में अपने डेटा को स्टोर करते हैं। जो विवाह की सीडियां बनती है ना, शादी की Yes, सीडियां, sir. वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क जो है। और जो अपन पेन ड्राइव लगाते हैं बाहर से, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा जो है उन डेटा को स्टोर किया जाता है जिनकी जनरली जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंडरी मेमोरी का है दोनों। यहाँ तक कि मैं एक बार स्टार्ट से वापस ले रहा हूँ, अगर किसी को कहीं पे भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। मैं एक एक 30 सेकेंड के लिए पेज को ओपन रखूंगा। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की विशेषता, मुझे नहीं लगता आपको कुछ दिक्कत होगी। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में मुझे नहीं लगता आपको कुछ दिक्कत होगी।
कंप्यूटर का एवोल्यूशन, अबेकस, नेपियर बॉन्स, ये सारे क्या थे, कहाँ काम आते थे, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होगी। इसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ियां, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ दिक्कत होगी, कौन सी पीढ़ी में क्या यूज हुआ था। उसके बाद कंप्यूटर के प्रकार के आधार पर, हाँ बोलो रेखा, आप कुछ बोल रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम हो गया। इसके बाद उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य के और स्पेशल उद्देश्य के, विशिष्ट उद्देश्य के, अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। उसके बाद कंप्यूटर के उपयोग, बहुत सारे अनुप्रयोग आजकल कंप्यूटर हर क्षेत्र में यूज होने लग गया है। इसके बाद कंप्यूटर के जो बड़े क्षेत्रों में जो उपयोग होता है, कौन कौन से मेजर क्षेत्र जो है कंप्यूटर जहाँ पे यूज होता है, ये सारे वापस डायग्राम के माध्यम से। इसके बाद कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, इन सब के बारे में यहाँ माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, रैम कैसी होती है, क्या फोटो होती है, कहाँ काम आती है, और रोम क्या होती है, कैसी फोटो होती है, कहाँ काम आती है, ये सारा मैंने बता चुका हूँ। इसके बाद बस का बताना फोटो है ना, मदरबोर्ड का फोटो, मदरबोर्ड क्या होती है, सब बता चुका हूँ। इसके बाद है बस, रजिस्टर ये है। एक सेकेंड, बस की फोटो, उसमें तार वाली फोटो मुझे कहीं दिख नहीं रही है। एक सेकंड ना, मैं देख लेता हूँ। तो एक्सटर्नल डिवाइसेस है। वापस एक सेकेंड में इसको इमेज करता हूँ बस। जो कंप्यूटर में है, जो आपको सीपीयू में है, तो जो इसमें वायर जो दिख रहे हैं अंदर की साइड में, इन वायर को, कौन सा वायर कहाँ से एक साथ बहुत सारे वायर जा रहे हैं एक ही स्थान से, एक ही स्थान से बहुत सारे वायर जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, बस। एक वायर जो है डेटा को दूसरे से कनेक्ट करवाने का काम करता है, मदरबोर्ड को उस पर्टिकुलर स्थान से कनेक्ट करवाने का काम करती है बस। ये है अंदर जो है वायर जो भी होते हैं अंदर, जो जो एक साथ बहुत सारे वायर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, और जिस डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है जो पिन है, वो पिन दो मुंह की होती है, दोनों साइड इसका एक बार इंफॉर्मेशन लेती भी है और आगे ट्रांसफर करने का काम भी करती है, तो इन्हें क्या कहते हैं, बस। और यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। और बाकी हम लोग कल जो है MS वर्ड स्टार्ट करेंगे। सर आपने दो बताई ना बस के दो प्रकार, एक तो बाह्य और एक आंतरिक। आंतरिक,